ये मिथिकल आइटम ऑफ 10 का पार्ट 4 है। तो जितने भी लोगों ने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा, जल्द से जल्द जाके उसे देख लें। मैं उन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पर। मैं हूँ तुम सभी का दोस्त और एक्सप्लेनर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो जो क्यूब रहता है वो पूरी तरीके से तरका होता है और वो दोनों ये देख के काफी हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस क्रिस्टल के सामने खड़ा होता है और वो फ्लोट कर रहा होता है हवा में। और वो इस क्रिस्टल के बारे में हमें बताता है कि इस क्रिस्टल से काफी ज्यादा इंटेंस मैजिक पावर निकल रही है। और वो सोचता है क्या वही चीज है जिसकी वजह से इस पूरे मानव क्यूब को पावर मिल रही है। और वो मुस्कुराते हुए सोचता है अगर ये सच हुआ तो अगर मैं इसे ब्रेक कर दूंगा तो मैं इस क्यूब से काफी आसानी से बाहर निकल जाऊंगा और मुझे कोई भी एग्जिट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हमारा एमसी उस क्रिस्टल के और पास जाने लगता और उसे पकड़ लेता अपने हाथों में। और इसके बाद वो इस क्रिस्टल पे फोर्स लगाने लगता और उसे ब्रेक कर देता पूरी तरीके से, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ की जितनी भी जगह होती है वो उसमें पूरे तरीके से क्रैक आ जाता है। और ये देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने एक पैसिव स्किल खोज ली है जिसका नाम क्रिस्टल ऑफ माना ऑपरेशन है। इसके बाद हमें क्यूब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां वो क्यूब पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। गिल्ड मास्टर और उसका जो ब्रदर रहता है दोनों इतने ज्यादा हैरान होते हैं कि उनको अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है जो हैरानी में बोलता है माय गॉड ये इसने कैसे किया। और वो हमें बताता है नॉर्मली जो मेज रेडर रहते हैं उनमें से सिर्फ 7% ही बंदे इस क्यूब से बाहर आ पाते हैं और उन बंदों को ऑन एन एवरेज 3 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं। और जो रेडर बी रैंक और उससे ज्यादा ऊपर लेवल के हैं उन्हें भी 2 घंटे लग जाते हैं। और जो ए रैंक से ऊपर उन्हें आधा घंटा लगभग लग जाता है। और जो एस रैंक रहते हैं उन्हें भी 30 मिनट से 1 आवर लग जाते हैं। और वो हमारे एमसी का नाम सोचता परेशान होते हुए और वो हमें एक लड़की के बारे में बताता है जिसने सबसे ज्यादा कम समय में से क्लियर किया था। वो थी द यूरोपियन यूनियन की कमीला। और वो काफी ज्यादा जीनियस मेज थी और उसे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जीनियस लोगों में से एक माना जाता था। उसने इस ट्रायल को क्लियर सिर्फ 36 मिनट में ही कर लिया था। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस धूल में से निकल रहा होता अपने कपड़ों को झाड़ते हुए, वो भी काफी ज्यादा कूल अंदाज में। और वो बंदा हमारे एमसी को देखते हुए बोलता है इस बच्चे ने अभी अभी जस्ट एक ब्रोक कर दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड को। और इसके शक्ल पे काफी ज्यादा हैरानी छाई होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा उसे 26 मिनट तेज था। और वो बंदा काफी तेजी से हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेता और वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जायून, तुमने सिर्फ 10 मिनट में उस माना क्यूब से स्केप कर लिया, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या 10 मिनट में? तभी वहाँ पे किल मास्टर संगीन आ जाती है और वो हमारे एमसी का नाम लेते हुए बोलती है जायून। और वो हमारे एमसी से पूछती है कि तुम इस क्यूब से इतने जल्दी कैसे निकल गए। और हम उनके शक्ल पे भी हैरानी साफ साफ देख सकते हैं। तो हमारा एमसी बोलता क्या वहाँ से? तो वो बताता है कि मुझे वहाँ एक क्रिस्टल मिला था उस क्यूब के अंदर, तो मैंने बस उस क्रिस्टल को तोड़ दिया और वहाँ से बाहर आ गया। ये सुन के गिल्ड मास्टर कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुमने उसे तोड़ दिया उस क्रिस्टल को? और वो हमारे एमसी को ज्यादा करीब आ जाती है उसका हाथ पकड़ के। और ये देख के हमारा एमसी भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद जो गिल्ड मास्टर रहती है वो अपने मन में सोचती है जो मैजिक क्यूब के अंदर का क्रिस्टल है वो एक वेसल है और वही क्रिस्टल पूरे मैजिक क्यूब को पावर देता था। एक नॉर्मल अवेकनर या फिर रेगुलर अवेकनर उसे तोड़ने का तो दूर उसे तो खोज भी नहीं सकता, मगर इसने इसे तोड़ दिया। इसका मतलब इस बच्चे का जो माना वेसल है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि वो उस क्यूब से भी ज्यादा बड़ा था। और वो ये सब सोचे काफी ज्यादा घबरा रही होती है और हमारा एमसी उसे देख के काफी हैरान भी होता है। इसके बाद वो हमारे एमसी का हाथ छोड़ती है और वहां से जाते हुए बोलती है बहुत अच्छा किया चायहुन। और हमें हमारे एमसी का चेहरा दिखाया जाता और संगीन बोल रही होती है जो मैं लोटस किल की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर मेज बनाकर रहूंगी। और वो ये सब हमारे एमसी की तरफ इशारा करके बोल रही होती है और वो छोटे से स्माइल लेते हुए बोलती है मैं होप करती हूँ कि तुम तैयार हो गए इस ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे एमसी की मोम और उसकी दोस्त को दिखाया जाता जो एक जगह पे खड़ी होती हैं और उसकी दोस्त बोल रही होती है कि वो अभी तक यहाँ नहीं आया। तो उसकी मोम बोलती हाँ तुम सही कह रही हो, वो काफी ज्यादा लेट हो गया है और यहाँ तक कि वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। इसके बाद हमें
बहुत महंगी कार को दिखाया जाता है जो उन लोगों के सामने आ जाती है, जिसे देख के हमारे एमसी की दोस्त थोड़ी हैरान होती है। इसके बाद वो कार उनके सामने आकर रुक जाती है और एक बंदा उस कार का दरवाजा खोलता है जहाँ से हमारे एमसी बाहर आता है और हमारे एमसी को उस कार से उतरते हुए देख के उसकी दोस्त बोलती है ये तो काफी ज्यादा सुपर एक्सपेंसिव कार है, मगर इससे हमारा जो जेन्युइन है वो पार क्यों आ रहा है। और हमारे एमसी की मॉम भी काफी हैरान होते हुए बोलती हाँ तुम तो सही कह रही हो, ये तो मेरा ही बेटा है। इसके बाद हमारे एमसी और उस बंदे को दिखाया जाता जहाँ वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कल मिलता हूँ, और हमारा एमसी उन दोनों को नोटिस कर लेता है और अपना हाथ हिलाता है और ये देख के उसकी दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी मॉम बोलती है ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज में शायद से पड़ गया होगा, क्या हो क्यों मैंने सही कहा ना। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे एमसी के घर पे और उसकी दोस्त उसके सामने बैठी होती है काफी गुस्से में और इसके बाद वो हमारे एमसी से सवाल पूछना चालू करती है तो तुम मैजिक क्लास में ट्रांसफर हो गए क्योंकि मार्शल आर्ट तुम्हें फिट नहीं हो रहा था। तो हमारा एमसी बोलता हाँ तुमने सही कहा, मैंने जितनी भी प्रिपरेशन थे वो कर ली और मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो भी भर दिए हैं। और हमारा एमसी थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलता है कि उसे मार्शल आर्ट क्लास में नहीं रहना अब। तो ये सुन के उसकी दोस्त बोलती है मगर तुमने कुछ दिन पहले ही तो बोला था कि मैजिक क्लास में कुछ भी फ्यूचर नहीं बचा है, क्या तुम्हारे सर में कुछ चोट फुट लग गया है, तुम काफी ज्यादा पागल हो जैसी बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी उसे बोलता है अरे लोगों के जो दिमाग है वो अचानक से बदलते रहते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसकी दोस्त चिल्लाते हुए बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनूंगी। और वो थोड़ी परेशान होते हुए बोलती है क्या तुम सच में ठीक हो। और वो बोलते है कि तुमने मार्शल आर्ट चिल्लर क्लास चुना था जबकि तुम मैजिक में ही टैलेंटेड थे, क्योंकि तुम अपने मॉम पे बर्डन नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि मैजिक क्लास से कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था और वो काफी ज्यादा हार्ड भी होता था, मगर जो मार्शल आर्टिस्ट होते थे उनको काफी ज्यादा स्लो काम करना पड़ता था क्योंकि वो काफी ज्यादा स्लो थे और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते थे और इसके चांस काफी ज्यादा होते थे, जिस वजह से जितने भी एम्प्लॉय होते थे उन्हें हायर करने से पहले बहुत बार सोचते थे। ये सुन के हमारा एमसी भी सैड हो जाता है और तुम अपनी मॉम पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हो। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है चलो इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। और इसके बाद हमारा एमसी से बोलता है इन सब के बावजूद तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या, वो फिर से वर्क ट्रिप पे बाहर जा चुके हैं। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ तुमने सही कहा, इस वजह से मैं यहाँ हूँ और तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ सो सकती हूँ। और हमारा एमसी इरिटेट होते हुए बोलता है उससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने घर से ज्यादा मेरा घर पसंद है, तुम इस छोटे से घर में क्यों आके रहती हो जबकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर है। इसके बाद हमारा एमसी अपने दोस्त के बारे में हमें बताने लगता है कि वो एक बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली की डॉटर है और हमें उसके पेरेंट्स के बारे में बताया जाता है कि वो डीमंस के जो प्रोडक्ट रहते हैं उन पे रिसर्च करते हैं और उन्हें सेल करते हैं दूसरे कंट्रीज में। और जो डीमन होते हैं वो कई तरीके के होते हैं हर एक नेशन के पास, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा ट्रिप में जाना पड़ता है, वो भी दूसरे कंट्री बार बार, जिसकी वजह से उसकी जो दोस्त रहती है वो घर पे ज्यादातर अकेले पड़ जाती है। और जो मेरी मॉम है और उनके पेरेंट्स वो काफी ज्यादा क्लोज हैं, जिस वजह से वो हमारे घर काफी बार रुक जाती है। इसके बाद हमारा एमसी अपने दोस्त से बोलता है इन सब चीजों के बावजूद मैं मैजिक क्लास में अब जा चुका हूँ, जिसकी वजह से तुम प्लीज मुझे मैजिक जो थ्योरी है उसे पढ़ा दो। तो ये सुन के उसकी दोस्त बोलती है तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बता सकती है, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए। तो वो थोड़ी देर सोचती है और वो बोलती है मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा है। और ये बोलने के बाद वो साइड में जाके सोचने लगती है कि उसे क्या मांगना चाहिए और वो काफी ज्यादा सोचने के बाद समझ जाती है कि उसे क्या मांगना चाहिए और वो हमारे एमसी से बोलती है मुझे एक विश चाहिए, मतलब मैं जब भी चाहूँ तो तुमसे एक विश मांग सकती हूँ। हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये विश सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड रहेगी और तुमने इस विश को लिमिटेड टाइम में नहीं यूज किया तो ये विश वैलिड नहीं होगी और मैं तुम्हारी विश को पूरा नहीं करूंगा। तो ये सुन के उसकी दोस्त बोलती है तो काफी अच्छा है, चलो ठीक है जैसा तुम कहो। तो हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है इस बात को ये 1 साल के अंदर ही भूल जाएगी। और हमारा एमसी से मजाक करते हुए बोलता है कि तुम किस तरीके की विश मांगना चाहती है, तुम्हारे फेस को देख के लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो और इसकी वजह से तुम और ज्यादा क्लियर दिख रही हो। तो ये सुन के उसकी दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है क्या तुमने क्या कहा, तुम्हें जरूर मरने का दिल कर रहा है आज। और वो काफी गुस्से में एक पिलो को दबाते हुए बोलती है हाँ मुझे याद आया तुमने मुझे पीछे कैसे छोड़ दिया था, तो ठीक है तुम आज मरोगे मेरे हाथों से। उसके बाद वो अपने पिलो से उसकी कुटाई करने लगती है। तो हमारा एमसी अपने आप को बचाता है बोलता है तुम रुको रुको, मुझे इस तरीके से तुम नहीं मार सकती,
तो उसकी दोस्त बोलती है तुम बेवकूफ चुप रहो। इसके बाद रूम के डोर पे नॉक होता और उसकी मॉम उस तरफ से बोल रही होती खाना खाने का टाइम हो गया है बच्चों जल्दी आ जाओ। और इसके बाद हमारे एमसी की मॉम को दिखाया जाता है जो कुकिंग कर रही होती और डिनर लगा रही होती हैं। और हमारे एमसी की दोस्त अभी भी हमारे एमसी को पिलो से पीट रही होती और हमारा एमसी उसे डॉज कर रहा होता है और वो खुश भी रहता है अंदर मन ही मन। और वो हमें बताता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है। इन सब चीजों के बावजूद उसके पास सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लाल आसमान में काफी सारे कौओं को दिखाया जाता है उड़ते हुए। और वो सारे कौवे पेड़ पे बैठ के काफी ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं। तभी एक डेगर एक सांप के सर में जाके धंस जाता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और हमें दिखता है कि उस बंदे ने किसी सांप को नहीं एक बहुत बड़े एनाकोंडा को मार डाला है और वो काफी खतरनाक भी दिखता है। तभी उसके पीछे एक बंदा आके उसे आवाज देने लगता उसका नाम लेकर के और हमें उसका नाम सियोंग बताया जाता है। और वो बंदा बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा इजी रेड थी सब तुम्हारे वजह से हुआ है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे काफी ज्यादा समय बीत गया इतनी आसान रेड करे हुए। तो ये सुन के वो बंदा बोलता है काफी ज्यादा कोल्ड आवाज में मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। और वो अपने डैगर को उस मॉन्स्टर में से बाहर निकाल लेता है। तो जो एक और बंदा रहता है वो बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा होता है कि आप जैसा कोई बंदा हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाए। और वो बंदा काफी फोर्स करते हुए बोलता है क्या आप चाहती हो हमारे गिल्ड में ज्वाइन करना। और उसकी बातें सुन के सियोंग बोलता है मुझे माफ करना मगर इस समय मैं किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता हूँ। तभी वो गिल्ड का बंदा उसके कॉलर पर हाथ रखते हुए बोलता है अरे तुम ऐसा भी ना करो अब चलो तुम ज्वाइन कर भी लो ना। और इसकी इस तरीके की हरकत देख के वो काफी गुस्से में पीछे घूमता और उसे घूरता है मगर वो बंदा तब भी नहीं मानता और वो बोलता है अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो हमारी गिल्ड तुम्हारे लिए ये करेगी और वो करेगी। वो ये सब बताने लगता है अपने गिल्ड के बारे में। तो हमारा जो बंदा रहता है वो काफी गुस्से में बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा सर दर्द हो। तो वो बंदा इस तरीके के प्रेजेंस को देख के थोड़ा घबरा जाता और वो बोलता है क्या तुमने क्या कहा। तभी सियोंग पीछे घूमता काफी ज्यादा खतरनाक लुक के साथ और वो जो बंदा रहता पूरे तरीके से चैन में बंध जाता है। और हमें सियोंग के हाथ में कोई चमकती हुई बॉल जैसी चीज दिख रही होती है और वो कोई स्पेल पढ़ने लगता है। वो भी काफी खतरनाक अजीब अजीब भाषा बोल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा खराब इमोशन है लालच से भरी। इसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि ये एक ह्यूमन इमोशन है। और वो सोचता है नहीं ह्यूमन ही सिर्फ इस तरीके के नहीं होते। और उस गिल्ड वाले बंदे के सामने योंग अचानक से शैडो में मिलता जाता है और गायब होने लगता है। और ये देख के उस बंदे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। और अचानक से उस बंदे की याददाश्त चली जाती है और वो बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसके बाद हमें थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ संगीन बोल रही होती है हमारे एमसी से मैं चेक करना चाहती हूँ हमारे फर्स्ट क्लास से पहले कि जो तुम्हारे कॉम्बैट सेंसेस और रिफ्लेक्सेस है वो कैसे हैं। और इस चीज को पता करने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका चुना है और वो तरीका है स्पेयरिंग मैच। ये सुन के हमारे में थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है क्या स्पेयरिंग मैच। और वो बोलता है कि आप मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं कर रही हो। और हमारे एमसी किस तरीके के बात सुन के संगीन हंसते हुए बोलती है मुझे तो नहीं लगता एक बंदा जिसने माना कि आपको सिर्फ 10 मिनट में तोड़ दिया उसे कंप्लेन करना चाहिए इस चीज के बारे में। और वो हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है चलो ठीक है अब तुम ट्राई करो मुझ पर अटैक करने का। तो इसके बाद हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था और ये बात साबित हो जाती है उसके आउटफिट से। और उसका शुरुआत से ही प्लान था मेरे साथ फाइट करने का। और इसके बाद हमारा एमसी रिलैक्स होते हुए सोचता है अगर इसे मेरी ताकत को टेस्ट करना है तो मैं इसे अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। और वो एक फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है जिस चीज को किल मास्टर काफी गौर से देख रही होती है। इसके बाद हमारा एमसी हमें बताने लगता है और वो बोलता है कि मुझे अपने लेफ्ट पैर को आगे रखना होगा और अपने जो नीज है उसको पीछे बेंड करना होगा और जितना पॉसिबल हो सके उतने अपने शोल्डर को नीचे करना होगा। और मुझे एक रास्ता खोजना होगा जहाँ से मैं उस पर अटैक कर सकूं और उसके अटैक से बच सकूं। और वो अपनी पोजीशन पूरी तरीके से ले लेता और काफी खतरनाक दिख रहा होता है और वो बताता है यही है प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन एक बेसिक मार्शल आर्ट्स का। और वो बोलता है अभी और अपने पंच घुमाते हुए अटैक कर देता है गिल्ड मास्टर पे जो देख के गिल्ड मास्टर से फंस रही होती है और हमारे एमसी उस पर अटैक कर देता और हमें आगे का कुछ नहीं दिखता। और जब वहां से थोड़ी धूल हटती है तो हमें दिखता है कि हमारे एमसी के पंच को गिल्ड मास्टर ने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया है। और ये देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है और गिल्ड मास्टर मुस्कुरा रही हैं। और जो हमारा एमसी रहता है वो जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा के पीछे हट जाता है और वो हमें बताता है कि उसने ऐसा सोचा
सोचा था कि वो कम से कम एक हिट तो इन पे कर ही देगा, क्योंकि मैंने सोचा था ये तो बस एक हीलर हैं और यही है वो पावर जो एक इस रैंक रेडर के पास होती है। और संगीन आगे बढ़ते हुए हमारे एमसी से बोलती कि अब से मैं तुम्हें सिर्फ जंगयून बुलाऊंगी, और वो हमारे एमसी से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट रेडर हो, क्यों मैंने सही कहा ना? तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और जो संगीन रहती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है मुझे नहीं लगता कि अभी तुम अपनी जो ये मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है इसे छोड़ सकते हो इतनी जल्दी, और जिस तरीके से तुम भागे थे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए उस तरीके से कभी भी एक मैच नहीं दौड़ता है। और वो आगे हमारे एमसी का नाम लेते हुए उससे एक सवाल करती हैं मार्शल आर्ट और मैजिक दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो हमारा एमसी बताता है कि इस जो मैजिक पावर है इससे तुम है ना उसको क्लोज रेंज में भी फाइट कर सकते हो और लॉन्ग रेंज में भी। तो ये सुन के संगीन बोलती हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, जो मैजिक क्लास है वो एक ऐसा साउंड करता है कि वो काफी ज्यादा दूरी से एनिमी को मार देगा और फिर उसके बाद कॉम्बैट में इंटर करेगा उनसे फाइट करने के लिए। और इसके बावजूद तुम जो थे वो काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे अपने एनिमी के फाइट करने के टाइम, और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम एक ऐसे इमेज हो जिसका डिफेंस काफी ज्यादा कम है और तुम काफी जल्दी गिर जाओगे या मारे जाओगे। इसके बाद गिल्ड मास्टर संगीन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गई थी और अब मेरे पास एक रीजन है जिसकी वजह से मैं सीरियस हो सकती हूँ, जो देख के हमारा एमसी काफी हैरान होता है। और वो बोलती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस चाहिए एक मैच की तरह, और वो बोलती है चलो इस बार मैं भी तुम पे अटैक करूंगी, और वो अपने जो अटैक उसे तैयार करने लगती है। और वो ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा डैमेज नहीं दूंगी तो इसका दिक्कत मत लेना, और ऊपर से मैं एक हीलर हूँ अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें हील भी कर सकती हूँ। तो ये सब सुन के हमारा एमसी मुस्कुराने की कोशिश करता है और वो भी समझ जाता है कि उसका वाट लगने वाला है, और वो अपने कोई मैजिक कास्ट करते हुए हमारे एमसी से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अभी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की है, तो यही सही टाइम है जब तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो हमारे एमसी पर अटैक कर देती है, और जिस अटैक की पावर देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, मगर वो अचानक से साइड में घिसक जाता है और उसे डॉज कर लेता है।